मशवरा के एक इस 29वें एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान मशवरा बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए एक लाइव परामर्श का माध्यम है। आई वेलकम ऑल आवर गेस्ट and audience, especially Dr. Desai sir. We welcome you. Today we are going to talk about moving beyond anxiety. आज हम चिंता, व्याग्रता, उत्कंठा, सोच से परे होकर कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर देसाई सर से। और आज जैसे सर ने आज आने के साथ ही कहा कि हम आज गल्ला करेंगे, मतलब जरूर आज हम लोग आज हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। या सो एंजाइटी एंड फियर are a part of everyone's life. They are natural and necessary emotions. They are aroused whenever situations threaten us or place extreme demand on us. When we experience these emotions, our stress response is triggered. It kick starts our sympathetic nervous system into action so that adrenaline is released into our blood, our heartbeat are more quickly, and our major muscles group get ready to go. In this situation where a threat is there, and it is sometime it is supercharging, help us to take the self protection and others. So चिंता और भय हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। ये प्राकृतिक और आवश्यक भावनाएं हैं। जब भी स्थितियां हमें खतरे में डालती है या अत्यधिक मांग करती है हमसे, तब हम उत्तेजित हो जाते हैं। और जब हम इन भावनाओं का अनुभव करते हैं तो हमारी तनाव प्रक्रिया शुरू होने लगती है। यह हमारे सहानुभूति तंत्रिका को एक्टिव कर देती है और एड्रेनल नाम का जो हार्मोन है वो हमारे रक्त में उसका प्रवाह बढ़ जाता है और दिल अधिक तेजी से धड़कने लगता है। हमारे प्रमुख मांसपेशियां एक्टिव हो जाती है और यह सुपर चार्जिंग हमें जल्दी ही प्रभावी रूप से आत्म सुरक्षा करने की कार्रवाई करने में भी मदद करता है। सो इन दिस एपिसोड ऑफ 29.0 वी आर रिकॉग्नाइजिंग एज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डरिंग ड्यूरिंग दिस COVID-19 situation. Anxiety disorders have more impact on lives of those affected. Having a better understanding of what anxiety disorder are, how they manifest, and the techniques, and moreover we will talk each other, and that will be used to manage our anxiety. It can also help to support us ourselves to minimize other anxiety symptoms and all these things. मैं हमारे सभी मेहमानों का, दर्शकों का स्वागत करता हूं। आपले स्वागत आहे, खैर मकदम, बड़कम। मशवरा का 29वां अंक कोविड-19 की स्थिति के दौरान मानसिक स्वास्थ्य विकार में आज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और चिंता, व्यग्रता, उत्कंठा या सोच लोगों के जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। हम देख रहे हैं कि आज के डेट में चिंता विकार क्या है, चिंता विकार के कारण क्या है, कैसे किसी को ये होता है, चिंता के लक्षण क्या हैं, हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, आदि विषयों पर आज हमें मशवरा करने का अवसर मिला है, हमें बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दिस लाइव कंसल्टेशन इज थ्रू Zoom and Facebook Live for person with intellectual and developmental disabilities, their families, caregivers, professionals during this coronavirus outbreak. यह मशवरा लाइव परामर्श कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान Zoom पर और Facebook लाइव के माध्यम से बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए और उनके परिवार के लिए, देखभालकर्ताओं के लिए, पेशेवरों के लिए लाइव है। मशवरा की हर श्रृंखला आप सभी के लिए है और आप सभी से मशवरा है। कृपया हम एक साथ मशवरा में जुड़े रहें। मशवरा लाइव इज फॉर ऑल, प्लीज सर्कुलेट एंड ज्वाइन टुगेदर। वी आर डूइंग मशवरा सिंस 30th April. This is our 29th episode. Mashwara, and we are on the Mashwara, we are on the YouTube, we are also on the Facebook, we are in the Instagram, on other social medias. Wherever you want to join, you can join. Once again, I welcome and appreciate our guests to join this Mashwara Live. This episode is bringing you a very, very important topic, and we welcome our expert, we welcome our mentor, guru, and everything, Dr. Nimeshji Desai. Director IBHAS, Institute for Human Behavior and Allied Sciences,
and he's a professor in psychiatry. Sir is the best teacher, best mentor, and today you will find that how the best mentoring result is coming out. Sir is the president of Manav Vikas Charitable Society. We welcome you, sir. And this session we have Rakhi Ramola as a sign language interpreter. We welcome you all. मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं पुनः स्वागत करता हूं अपने एक्सपर्ट डॉक्टर निमेश जी देसाई का, और राखी रमोला के द्वारा सांकेतिक भाषा में अनुवाद उपलब्ध है। वी नो एंजाइटी इज नॉर्मल एंड टेम्पररी रिएक्शन to any to stressful situation or environment, whereas anxiety disorder involves intense and prolonged reaction, which often debilitating symptoms including shortness of breath, heart palpitation, and irritability, and other things. So we can go through this कि आज जो चिंता की जो तनावपूर्ण स्थितियां हैं, जो वातावरण में हमें चिंता से जिससे महसूस होती है, अगर ये लंबे समय तक है तो इसका क्या क्या इफेक्ट हमारे शरीर में होता है। अक्सर इसके लक्षण जो है कि वो हमें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमारा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। जो वास्तविक स्थिति है ये कभी कभी हमें जोखिम में भी ला देता है। नाउ विल गो टू डॉक्टर देसाई सर. In some case, medical issues may be contributing factors like diabetes है, heart disease है, trauma है. Although most anxiety disorder develop in the childhood and adolescence, a medical cause is more likely to be contributing factor later in life, as people have greater likelihood and developing medical health problems or as they grow. कुछ मामलों में जो होता है कि चिकित्सा हमें महत्वपूर्ण योगदान देता है, और ये कभी कभी देखा जाता है कि अधिकांशतः चिंता का जो ये विकार है वो बचपन या किशोरावस्था में भी विकसित होने लगते हैं, क्योंकि लोग आयु के साथ जो है थोड़े अधिक इंटेंस होने लगते हैं और संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आज हम डॉक्टर देसाई सर से बात करेंगे चिंता विकार के ट्रिगर, इसके अनूठे लक्षण कैसे होते हैं, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, so how to recognize the triggers and unique symptoms profile of anxiety disorder. Now it is turn to Dr. Desai sir and नमस्कार create गल्ला गल्ला करें. जी. My friends amongst others, Roma Kumar and Madhu Juneja are here, and I think they will appreciate much more. आलोक, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ पंजाबी में जी कि आज गल्ला करेंगे, लेक्चर ना करें तो अच्छा होगा. I must say कि मैं खुद थोड़ा एंग्शियस हूँ और स्ट्रेस में हूँ. कुछ बैकग्राउंड कारण हैं 2-3 दिनों से, वो अलग है अपनी जगह. लेकिन हाँ, आज ईद की छुट्टी होने के बावजूद सुबह कम से कम 11-12 बजे से कुछ निवास में कामकाज बड़ी त्वरित गति से चल रहा है. There have been a lot of things happening, but now I'm here and I'm here with all of you friends for at least next 1 or 1.5 hours, 60-90 minutes. आलोक ने बहुत सारे मुद्दे अपने उस इनिशियल रिमार्क में छू के उजागर कर दिए हैं, जो एक एक करके मुद्दा उठाएंगे. सबसे पहला मुद्दा जो मुझे लगता है बहुत सारे साथी समझते हैं, लेकिन 50 बार, 100 बार, 500 बार दोहराना मुनासिब है, फायदेमंद हो सकता है, खासकर मौजूदा हालात में. I will not say difference between normal anxiety and pathological anxiety or abnormal anxiety. मैं फर्क नहीं कर रहा हूं, मैं देखना चाहूंगा इनको एक कड़ी में. The spectrum from normal anxiety to the most pathological anxiety. There can be 4 loci on that, there can be 10 loci on that, as much as whether you are talking about one person, you are talking about 100 people, or whether you talk about the entire psychological phenomenon of anxiety. जैसे आलोक ने बहुत अच्छे से शुरुआत की, वन ऑफ द मोस्ट, इफ नॉट द मोस्ट फंडामेंटल इमोशनल एक्सपीरियंस इज ऑफ एंजाइटी. मुझे याद सडनली ये आता है, रोमा, that as the father of psychoanalysis had described, Sigmund Freud, that a fetus even in the intrauterine period may have, and certainly immediately after birth or at the time of birth, has what Freud described as primal anxiety.
अब हम में से जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है उनको बड़ा अचंभे की लगे बात कि भाई नवजात शिशु में जन्म के वक्त एंजाइटी होती है क्या? फ्रॉइड की थ्योरी कम से कम ये थी कि प्राइमल एंजाइटी इज अ पार्ट ऑफ द साइकिक एपरेटस, इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द साइकिक एपरेटस, और जो बहुत सारा डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर, इंसानी बर्ताव या व्यवहार कैसे बनता है, ये तय होता है कि उस एंजाइटी को कैसे डील किया जाता है उस बच्चे के द्वारा, और उस बच्चे की मदद कितनी की जाती है आसपास के व्यक्तियों के द्वारा, खासकर पेरेंट्स के द्वारा, टू डील विद दैट प्राइमल एंजाइटी। एक तो ये था फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट। दूसरा, अब में से जो लोग इंटरेस्टेड हों, जो फ्रॉइडियन थियरी थी साइकिक एपरेटस की, उसमें एक बहुत फंडामेंटल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो हाइपोथेसाइज किया गया था, और मैं थियरी के लेवल पे और प्रैक्टिस के लेवल पे अभी भी निजी रूप से इसमें मानता हूं। फ्रॉइडियन थियरी आउटडेटेड हो गई हो, थेरेपी बिल्कुल आउटडेटेड हो गई हो, लेकिन कुछ मुद्दे मायने रखते हैं। उसमें से एक मुद्दा था, रोमा और बाकी साइकोलॉजी साथियों को याद होगा, शायद आलोक आपके उस भी होगा करिकुलम में, जी, शायद ना हो, सिग्नल एंजाइटी। यस जी सर जी। जो मानसिक एपरेटस है, जो साइकी है, हमारा मन है, वो जाहिर है हम आप तो समझ रहे हैं कि एक फंक्शनल यूनिट है, कोई अंग नहीं है। किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन, ये ऑर्गन्स हुए, अंग है। मन एक फंक्शनल यूनिट है। उसका जो फ्रॉइडियन और पोस्ट फ्रॉइडियन थियोरेटिकल मॉडल है, उसमें 2-3 मुद्दे मायने रखते हैं कि फिजिक्स की तरह साइकिक एपरेटस is a vector of forces, purely Freudian, almost textbook, is a vector of forces constantly in motion trying to achieve homeostasis. तो जो हमारे मानसिक अंग के हिस्से हैं वो हमेशा ही उपद्रव में रहते हैं या एटलीस्ट चाल चलन में रहते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि मानसिक बैलेंस बना रहे। और मानसिक बैलेंस बना रहे, ये जो अंदरूनी कोशिश होती है हमारे मन की, साइकिक एपरेटस की, उसका एक सबसे बड़ा रेड सिग्नल है सिग्नल एंजाइटी। जब हमारी आंतरिक मानसिक शांति भंग होने में हो या खतरे में हो तो सिग्नल एंजाइटी पैदा हो जाती है। वो सिग्नल एंजाइटी हो सकती है कॉन्शियस लेवल पे हो, हमारी जानकारी के लेवल पे हो, चाहे अनकॉन्शियस हो, चाहे रिप्रेस्ड हो। तो मुझे ऑन दी स्पॉट जो 2 मुद्दे फ्रॉइडियन थ्योरी से संबंधित लगे फ्लैग करने को, और इस पे बाद में चर्चा कर सकते हैं। प्राइमल एंजाइटी एंड सिग्नल एंजाइटी एज अ वेरी प्रोटेक्टिव, ऑलमोस्ट प्रमोटिव बट डेफिनेटली प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द माइंड। तो ये तो एक सेट ऑफ सोच है। दूसरी तरफ टेंशन या स्ट्रेस या एंजाइटी, तनाव, दबाव, चिंता, उसको जो कुछ भी कहें, बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंसेस में उसको स्टडी किया गया स्ट्रेस रिस्पॉन्स के रूप में। हैंस सैलिए नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया जनरलाइज्ड एडेप्टेशन सिंड्रोम, कि जब भी कोई बाहरी खतरा होगा या अंदरूनी खतरा होगा इंसानी ब्रेन और माइंड सिस्टम को, तो ब्रॉडली 2 रिस्पॉन्स हो सकते हैं जो हम सब समझेंगे, फ्लाइट या फाइट। या तो उस खतरे से इंसान या वो सिस्टम लड़े या वहां से भाग खड़ा हो, तो या तो फ्लाइट हो या फाइट हो। तो ये कहा गया था मेडिकल साइंस की तरफ से। और जो आलोक डिस्क्राइब कर रहे थे कि हार्मोनल और केमिकल चेंजेस होते हैं, खासकर नॉरएड्रेनालिन वाले, वो उसके भाग रूप थे कि जब स्ट्रेस होता है तो बॉडी सिस्टम एक हाइपर मोड में काम करने लगता है, जिससे बॉडी और माइंड सिस्टम उस स्ट्रेस को फाइट कर सके। फ्लाइट भी करना हो तो शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए। फाइट डेफिनेटली रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ एडेप्टेशन एंड एनर्जी, बट फ्लाइट ऑल्सो रिक्वायर्स some amount of energy investment.
तो ये सेकंड एक सेट ऑफ फाइंडिंग्स 100-150 साल पहले इमर्ज हुए। इसके साथ साथ ये जरूर समझा गया था शुरू से, और अभी तक हम मानेंगे जहां से बात शुरू हुई, कि नॉर्मल और एबनॉर्मल एंजाइटी, लेकिन साइकियाट्री की और मेडिकल साइंस की बहुत सारी खूबियां है, मानव जाति का भला करती है, उम्मीद है, विश्वास है। लेकिन जो एक कमी है वो ये है कि मोस्टली हर एक फिनोमिनन को, मेडिकल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल फिनोमिनन को कैटेगरीज में समझा जाता है। नॉर्मल, एबनॉर्मल, या ज्यादा से ज्यादा 2-3 कैटेगरी कर दी। जो मैंने स्पेक्ट्रम की बात की 0 to 100, किसी व्यक्ति में दिन के 24 घंटे में एंजाइटी लेवल 0 से 100 तक स्विंग कर सकता है। 3 बजे जब ये मशवरा शुरू हो रहा था तो मेरी एंजाइटी हो सकती है 80 पे हो, और 3 बजने से 10 मिनट पहले जब मैं काम खत्म कर रहा था कि 3 बजे मशवरे पे पेश होना है, तो एंजाइटी 100% पे थी। अब वो शायद 50-60 पे आ गई, क्योंकि एक बात, डायलॉग शुरू हो गया है, एक दिशा मिल गई है हमारी चर्चा की, और 4-4:30 बजे मशवरा का हमारा डायलॉग खत्म होगा तो मेरी एंजाइटी शायद, उम्मीद है, 20 या 10 तक आ जाए या 0 तक आ जाए। तो ये स्पेक्ट्रम है जो मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूं, कि किसी एक व्यक्ति विशेष में, किसी एक दिन या किसी छोटे समय में, और खासकर अगर हम 100 जनों को या 500 जनों को या भारत देश की जनता को स्टडी करना चाहें, तो उसको नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं कर सकते। हाँ, एक ब्रॉड कैटेगरी हो कि लेफ्ट साइड की इतनी रेंज को हम नॉर्मल समझेंगे, 30-40 तक नॉर्मल समझेंगे, उससे ज्यादा हो जाए तो एबनॉर्मल समझेंगे। एबनॉर्मल में भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर की कैटेगराइजेशन डॉक्टर और शायद क्लाइंट खुद भी करना चाहे। वो इसलिए करना चाहे कि समझ आए कि एंजाइटी कितनी सीवियर है, उससे तकलीफ कितनी हो रही है, और जितनी तकलीफ हो रही है, जितनी तीव्रता की, जितनी गंभीरता की एंजाइटी है, उसका हल और उसका इलाज मुनासिब हो सके। तो जो मैंने कहा कि 2:50 पे मेरी एंजाइटी शायद 100% थी, अगर वही एंजाइटी लेवल मेरा 24 घंटे, 2 दिन या 5 दिन, हफ्ता भर चलता रहे, एक मुद्दा, और बिना वजह हो। यहां मेरे पास एक वाजिब वजह थी कि मुझे 3 काम खत्म करके टाइम पे मशवरा में आप सबके साथ शामिल होना है। कोई कारण ना हो, कोई बाहरी वजह ना हो, लेकिन अगर मेरी एंजाइटी 80 या 100% पे 2-4 घंटे तक, 2-4 दिन तक, हफ्ते 2 हफ्ते तक चलती रहे, तो जाहिर है कि उसमें डॉक्टरी ध्यान देना पड़ेगा, साइकियाट्रिक अटेंशन असेसमेंट करके उसका इलाज करना पड़ेगा। कुछ व्यक्तियों को हो सकता है माइल्ड एंजाइटी जारी रहे, तो उनका हो सकता है काउंसलिंग इलाज हो जाए। ये बातें आगे फिर करेंगे इन द लेटर पार्ट। चौथा मुद्दा जो मुझे याद आता है वो ये है कि एंजाइटी एज एन एक्सपीरियंस कैन बी वेरी कंस्ट्रक्टिव। और मैं सिर्फ जो एक स्लाइड आपके सामने रखना चाह रहा हूं, आप में से कितने साथियों ने Can you see the slide? No. Only Zoom. You have shared window. अब आ जाएगा। हाँ, अब आ गया। Yes. तो एक वैज्ञानिक, उस जमाने में लॉ शब्द यूज किया जाता था। कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल प्रपोज करे, अब हमें गैर मुनासिब लगेगा, लेकिन उस वक्त में इसको लॉ कह देते थे। जाहिर है वो कानून नहीं है, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। तो पहला आप छोटा सा बारीक मुद्दा ये समझ लें। लेकिन जो यर्क्स-डॉडसन लॉ है, वो अगर इस ग्राफ पे गौर करें, जो पहला हिस्सा है ग्राफ का, हमें कुछ लोग वाकिफ ना हो तो माफी चाहता हूं बाकी लोगों से, जो एंजाइटी है वो एक्स एक्सिस है। जो ऊपर लाइन जा रही है परफॉर्मेंस, उस पर अगर रेट करेंगे, तो अगर आप जो ग्राफ, लाइन ग्राफ आपको ब्लैक में दिख रहा है, उसके 3 हिस्से हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, पहले फर्स्ट हिस्सा देखें।
जैसे जैसे एंजाइटी बढ़ेगी परफॉर्मेंस बेटर होगा। फिर कुछ हद तक सेकंड पार्ट देखें लाइन ग्राफ का, एंजाइटी 30 से 70 तक गई तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। लेकिन अगर, हाँ ये बढ़िया है, थैंक्स। लेकिन अगर तीसरा हिस्सा देखें लाइन का, अगर एंजाइटी 70-75 से भी बढ़ गई तो परफॉर्मेंस घटेगा और नेगेटिव होगा। तो मुझे करीब 40-50 साल से ये प्रिंसिपल जो यर्क्स डॉडसन ने साइंटिफिक प्रिंसिपल प्रपोज किया था वो बहुत मुनासिब और मुझे लगता है लॉन्ग लिविंग है, पेरेनियल। इस मुद्दे को अगर हम अच्छे से समझ लें तो खुद पे बहुत लागू कर पाएंगे, और जो हमारे दिव्यांगजन है, हमारे परिवार के हों, हमारे ट्रेनीज हों, उन पे लागू कर पाएंगे। उसकी बात भी फिर विस्तार से आप लोग चाहें तो फिर कर सकते हैं कि वो अमलीकरण इस प्रिंसिपल का कैसे हो। बट हम सब के लिए समझने वाली बात यह एक बार फिर दोहरा दें, एंड दिस टाइम इफ आई से इट इन इंग्लिश फॉर दोज ऑफ अस हु माइट रिक्वायर, in some minimal anxiety is not only necessary but is good for better performance. With zero anxiety, most people may not have very good performance. But if the anxiety continues to rise, then the performance doesn't get any better, it gets plateaued, like the second part of the line graph shows. And if the anxiety becomes very high, very abnormal, then the performance in fact becomes worse. तो ये जो प्रिंसिपल है इसको मुझे लगता है हिंदी में अगर कहें गांठ बांध लें। Carry this principle in your mind for every aspect, for one's own life, for helping friends and family, for helping our clients, for understanding whatever is happening to us, and for whatever we want to explain like I am trying to do today. मैंने सिर्फ एक स्लाइड आज के लिए इस्तेमाल की है। Some very nice colleague had asked permission to approve, but I'm going to stop sharing. I hope we are clear about this by now. सच पूछिए तो अब हमें एटलीस्ट लगता है 100-150 साल पहले मानव जाति की क्या सोच थी, क्या समझ थी मन के बारे में, हम नहीं समझ सकते, सिर्फ इतिहास से थोड़ा मान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक लेवल पे सोचिए तो शायद आप में से कुछ लोगों को लगे कि इस ग्राफ में और प्रिंसिपल में कोई ऐसा कोई बेसिक मुद्दा तो है नहीं, ये तो हम सब जानते समझते हैं, पॉसिबल है। इट्स वेरी लाइकली कि हमें स्वाभाविक रूप से ये प्रिंसिपल और ये चीज हमें मालूम है, लेकिन इसको एक साइंटिफिक वे में ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर पाना, आई थिंक यर्क्स डॉडसन की दो व्यक्तियों की बहुत बड़ा योगदान था। दिस इज वन थिंग दैट आई वुड रियली रिक्वेस्ट, स्पेशली आवर यंग कॉलीग्स, हमारे स्पेशल एजुकेटर साथ हों, बाकी हेल्पिंग प्रोफेशनल्स हों, not only to help the clients and families but also to help ourselves whenever needed. और नेक्स्ट मुद्दा जो है वो ये है कि जैसे हम शायद एक दो बार मशवरा में पहले कह चुके हैं, इस बार फिर थोड़ा बारीकी में जाके विस्तार से बात करें अगर समय और मौका हो। जब हालात बहुत ही असाधारण हो जाते हैं, जब हालात बहुत ही विपरीत हो जाते हैं, जब हालात बहुत ही चिंता पैदा करने वाले होते हैं, जैसे अभी है सारी मानव जाति के लिए, सारे समाज के लिए, ऐसी स्थिति में न सिर्फ एंजाइटी या टेंशन, लेकिन एंजाइटी या टेंशन या उसके फलस्वरूप चिड़चिड़ापन जैसे आलोक कह रहे थे, या कोई भी और रिएक्शन ऑलमोस्ट नॉर्मल समझा जाना चाहिए। जो अंग्रेजी में वाक्य है, and many of us across India have agreed to this. I think people across the world also agree, but Indian research और scientists ने इस पे बहुत तवज्जो दी है।
खासकर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए की गाइडलाइन है 2009 की फॉर साइको सोशल सपोर्ट एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। अंग्रेजी का वाक्य है, all reactions should be considered as normal reactions to an abnormal situation। तो ऐसे हालात में जो भी भावनात्मक या व्यवहार में रिएक्शन दिखे उसको नॉर्मल समझिए, उसको एबनॉर्मल समझने की जल्दबाजी ना करिए। When the situation is grossly abnormal, almost every reaction is normal and should be seen as normal। ये मुझे लगता है करंट सिचुएशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इफ आई से टेक अवे मैसेज, सो टेक अवे और टेक होम मैसेज, वन वाज यर्क्स-डॉडसन लॉ और प्रिंसिपल। सेकंड इज ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस बी सीन एज नॉर्मल टू अ ग्रॉसली एबनॉर्मल सिचुएशन। अब जरा मुद्दे को उसी को आगे बढ़ाएं जो करंट स्थिति है। दो मुद्दे मुझे आप सबके सामने रखने हैं। जब तक वैक्सीन आता है, हम सब वेट कर रहे हैं, शायद सारी मानव जाति आतुरता से वेट कर रही है। टीवी चैनल पे आधे से ज्यादा समय वैक्सीन के बारे में डिस्कशन होता है। बायोलॉजिकल वैक्सीन बनेगा, जब भी बनेगा, मेनली फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन और रिड्यूसिंग द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। या तो इन्फेक्शन बिल्कुल ना हो एक व्यक्ति विशेष में, या जो कम्युनिटी, जो समुदाय उस वैक्सीन को ले ले, वायरस जाए भी तो उसका असर ना हो, या तो बिल्कुल माइल्ड रह के बीमारी खत्म हो जाए या साइलेंट रहे। मेरा कुछ समय से ये विचार बन रहा है कि जब तक बायोलॉजिकल वैक्सीन नहीं आती है, हमें सोचना पड़ेगा जिसको मैं कहता हूं बिहेवियरल वैक्सीन। हमें व्यक्तिगत रूप में, समुदाय के रूप में, सामाजिक रूप में और मानव जाति के रूप में सेट ऑफ बिहेवियरल वैक्सीन तैयार करने पड़ेंगे। सिर्फ एक मुद्दा है और सोच है जो हमें गाइडलाइंस अभी दी गई है, जो हमें फॉलो करनी है एज पार्ट ऑफ द बिहेवियरल वैक्सीन। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड हाइजीन ठीक निभाएं, मैं भी कर लेता हूं, मास्क लगाएं। अगर आप कमरे में किसी और व्यक्ति के साथ बैठे हैं, 2-3 जने भी हों, घर पे, ऑफिस में, आप अकेले हों तो शायद मास्क न लगाएं, खास करके कैमरे के सामने हो, मैं जस्टिफिकेशन। लेकिन अगर आप 2-3-4 व्यक्ति भी साथ हैं, घर के कमरे में, ऑफिस रूम में, ऑटो में, टैक्सी में, तो मास्क निहायत ही अनिवार्य है। That is the set of behavioral vaccines. To my mind, the set of behavioral vaccines will also include management of anxiety. जो एंजाइटी अलग अलग स्तर पे अलग अलग व्यक्तियों को अनुभव हो सकता है, मुनासिब रूप से उस व्यक्ति के बैकग्राउंड और पर्सनालिटी के मुताबिक और जरूरत के मुताबिक उस एंजाइटी को मैनेज किया जाए, या तो खुद से, या दोस्तों की मदद से, या काउंसलिंग से, या दवाई से, या कॉम्बिनेशन से। बट मैनेजिंग द एंजाइटी एट एवरी लेवल इज दैट पार्ट ऑफ द बिहेवियरल वैक्सीन दैट वी नीड टू प्रिपेयर। बिसाइड द फैक्ट कि हम महसूस करें, विश्वास करें कि सब रिएक्शंस नॉर्मल है। इसमें एक पॉजिटिव एलिमेंट है जो मुझे पूरी तरह याद नहीं है हमने मशवरा में कितनी बार ये बात की है, या गहराई में, बारीकी में की है या नहीं की है, लेकिन वो ये है कि जैसे शारीरिक इम्यूनिटी, मोटे तौर पे ये माना जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में, अफ्रीका, एशिया में और खासकर साउथ एशिया में फिजिकल इम्यूनिटी, शारीरिक इम्यूनिटी बेहतर स्तर पे रहेगी। इस पर और चर्चा चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे ही शारीरिक इम्यूनिटी मानी गई है बेटर है, मेरा ये दावा है और विश्वास है कि उसी प्रकार साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, and I don't mind calling it psychological preparedness if not immunity, is also much better in our settings.
हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में the psychological resilience is much better and a much higher level. क्यों? अब मुझे याद आ रहा है, शायद आलोक पिछली बार हमने बात की थी, अब मैं कहीं कंफ्यूज कर रहा हूँ, जो मैंने कहा था मुद्दा स्ट्रेस इनोकुलेशन. यस 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 सर, जो आई थिंक गुप्ता साहब ने बहुत अच्छे से अपने समापन में भी कहा था कि एम्पावरमेंट करनी है उस दिव्यांग बच्चे की, किशोर की, तो उसको ओवर प्रोटेक्ट करिएगा, उसको किसी चैलेंज से डील करने नहीं दीजिएगा, तो उसकी वो काबिलियत बन नहीं पाएगी. सो वन इज एम्पावरमेंट के लिए वो जरूरी है, बट ऑल्सो टू डील विद एंजाइटी और टेंशन और एनी ऑफ द नेगेटिव एटमॉस्फेयर्स, आई मीन एक्सपीरियंसेस, stress inoculation would be good. So there are two ideas that I want to put forth there: behavioral vaccine, and mainly draw upon the strength of our socio-cultural milieu to see that stress inoculation actually happens. Let me put it differently. हम में से जो भी व्यक्ति हैं, जिस उम्र वर्ग में है, जिस एज ग्रुप में है, 10-15 साल के बच्चे या किशोर हो, 20 साल तक के, वयस्क हो 20 से 40 साल के, 40, 50, 60 के ऊपर के हमारे साथी हो, मैं हर एक ग्रुप के लिए गौर ये करें कि अगर जनवरी 2020 में या दिसंबर 2019 में आपसे पूछा जाता कि आपके एंजाइटी प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस की पराकाष्ठा क्या है जीवन की, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एंजाइटी दैट यू हैव हैड, स्पेशली अबाउट हेल्थ, different people would have had different report. 2020 के बाद, if not universally, if not सारी मानव जाति का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये एंजाइटी अनुभव कर चुका है, जो अब हम अनुभव कर रहे हैं 5 महीने से. इसके कारण हमारी जो तैयारी है 2021, 22 या 24 या 2035 में जो एंजाइटी होगी इंडिविजुअली या मानव जाति को या समाज को या देश को, उसकी तैयारी मेरा दावा है बेटर होगी, क्योंकि हम इस अनुभव से सीख चुके हैं. That is the idea of stress inoculation that I would like to flag for retaining and further discussion if we have the time and the inclination. So that's my third or fourth major take-home message: the coupled idea of stress inoculation and behavioral vaccine at a social level. अब संक्षेप में बात कर लें और फिर मेरे विचार प्राथमिक रूप से मैं समाप्त करूंगा, जिससे हम लोग गल्ला कर सकें अच्छे से. जी. जो साइकियाट्रिक या प्रोफेशनल या मेंटल हेल्थ रिस्पॉन्स है फॉर एवरीबडी एंड सर्टनली फॉर पीपल विद साइकोसोशल डिसेबिलिटी और IDD एंड द अदर सच कंडीशंस, वो ये है जो हमने एक बार बीच में कहा, ये शायद मैं बहुत जगह कह चुका हूं, मुझे लगता है 4 लेवल की मदद सोची जाए. व्यक्ति अगर खुद समझ के अपनी एंजाइटी या अपना तनाव उसका हल कर सके, उसके काबिलियत में, क्षमता में हो, तो बहुत अच्छी बात है. सेल्फ हेल्प. 2, इनफॉर्मल हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाटएवर नेचर. 3rd, सेमी फॉर्मल हेल्प इन टर्म्स ऑफ वॉलंटियर काउंसलर्स. हमारे साथ हमारी दोस्त मधु, आलोक आपकी मुलाकात नहीं हुई, खास मधु जुनेजा बहुत एक्सपीरियंस एजुकेशन एक्सपर्ट और संजीवनी की वॉलंटियर और डायरेक्टर रही हैं. तो आज मैं जरूर चाहूंगा कि हम मधु से भी थोड़ी बात सुने रोमा के साथ साथ. तो मधु जी बताएंगी कि जो काउंसलिंग है, सेमी फॉर्मल काउंसलिंग, नॉट इवन नेसेसरली MA MPhil ट्रेन्ड काउंसलर्स, आम नागरिक थोड़ी ट्रेनिंग और संवेदनशीलता के साथ जो काउंसलिंग करते हैं, उसे बहुत सारे व्यक्तियों की बहुत सारी समस्याओं की मदद हो जाती है, इंक्लूडिंग एंजाइटी या तनाव. और चौथा चरण है अगर दवाई की और साइकियाट्रिक या प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है. इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि कुछ व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि पहले, दूसरे, तीसरे चरण से होकर ही चौथे चरण तक पहुंचे.
व्यक्ति विशेष को, अभिभावकों को, एजुकेशनिस्ट, हम सब लोग समाज में हमें ये पहचान रखना होगी कि फला व्यक्ति को अगर एंजाइटी इतनी ज्यादा हो रही है तो यू स्किप दी स्टेप 1, 2 एंड 3 एंड गो डायरेक्टली टू स्टेप 4। जहां प्रोफेशनल हेल्प दवाई की जरूरत है वहां दवाई लेने में कोई झिझक नहीं करनी चाहिए। इट कैन वर्क वंडर्स। उस व्यक्ति का और सारे परिवार का जीवन इतना बदल जाता है कि आप और हम शायद अगर अनुभव नहीं हुआ है तो समझ नहीं पाएंगे। तो स्टेप 1, 2, 3, 4 है, बट दोज आर स्टेप्स ऑफ पॉसिबल हेल्प विथ स्किप ऑप्शंस, सो यू कैन ऑलवेज स्किप टू 2 or 3 or 4 डायरेक्टली। जो दवाइयां है, और शायद ये हमारा आखिरी मुद्दा है मेरी तरफ से अभी के लिए, जो एंजाइटी के लिए दवाइयां हैं या जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। कुछ खतरे, कुछ साइड इफेक्ट्स एंटी एंजाइटी ड्रग्स के हैं, निर्विवाद है। और जैसे मैं बहुत अलग अलग संदर्भ में कहता हूं, जीरो रिस्क लाइफ इज नॉट पॉसिबल। रिस्क बिल्कुल ना हो ऐसा जीवन या ऐसी कोई एंडेवर संभव नहीं है। ऑल एंडेवर्स, ऑल एफर्ट्स हैव सम रिस्क। जब दवाई के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा ब्रेन मैकेनिज्म्स को अल्टर करके, बेहतर करके एंजाइटी को रिलीव करने की कोशिश की जाएगी तो संभव है कि ब्रेन या बॉडी पे उन दवाइयों का थोड़ा साइड इफेक्ट हो टेम्परेली, या कुछ दवाइयों का लंबे अरसे तक कुछ कॉम्प्लिकेशन हो। मैं जब भ्रांति कहता हूं तो वो इसलिए कह रहा हूं पूरी समझ के साथ कि जो शायद 1 या 2 आनी 15-20% रिस्क बच गया है 21वीं सदी में, उसको हम अभी भी न हम लोग समाज तक पहुंचा पाए, न समाज पूरी तरह ग्रहण कर पाया है कि 50-60 के दशक में जितना रिस्क था एंटी एंजाइटी दवाइयों का वो अब नहीं है। स्पेसिफिकली एंटी एंजाइटी ड्रग्स दी करंटली अभी जो इस्तेमाल हो रही है, दे आर नॉट स्लीपिंग पिल्स बाय एनी चांस। वो नींद की दवाई नहीं है। ये गलतफहमी ना होने देना अपने आप में, ना अपने आसपास। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा 10 सेकंड में, वापस आऊंगा इस मुद्दे पे। बट एंटी एंजाइटी ड्रग्स आर नॉट फंडामेंटली स्लीपिंग पिल्स। प्लीज गेट दैट मिथ क्लैरिफाइड। Anti-anxiety drugs, many of them are not necessarily addictive or habit forming. बहुत सारी दवाइयां हैं जो हैबिट फॉर्मिंग और एडिक्टिव नहीं है। ये दो मोटी मोटी भ्रांतियां हैं जिनको समझना जरूरी है। जो मेरा उदाहरण था, स्लीपिंग पिल्स नहीं है एंटी एंजाइटी ड्रग, ये मुझे 15, 20, 25 साल से बड़ा अजीब सा लगा और मैं बहुत जगह पे बात कर चुका हूं। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनका एक साइड इफेक्ट होता है थोड़ी नींद ज्यादा आना, या नींद का या सीडेशन का अनुभव होना। अक्सर हम ये गलतफहमी नहीं करते हैं कि वो स्लीपिंग पिल्स है। उदाहरण ये है कि जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है, एलाग्रा, एक्टिफेड और जो भी ऐसी दवाइयां, जब भी हम में से किसी को जुकाम होता था 2020 से पहले, 2020 में तो हम जुकाम होता है तो और डर जाते हैं कोविड से, लेकिन उससे पहले की याद करें, अगर जुकाम हो जाए, रनिंग नोज, स्नीजिंग, कॉमन कोल्ड, तो दोपहर में काम से घर गए, एक एक्टिफेड ली या रात तक सो गए, सुबह उठे तो फ्रेश हो गए। नींद बढ़िया आई क्योंकि एक्टिफेड या बाकी ये जो दवाइयां हैं उनका एक साइड इफेक्ट है कि वो नींद कराती है। लेकिन वहां हम गलतफहमी कभी नहीं करते। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स फॉर कॉमन कोल्ड और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वी रेयरली एवर, ऑलमोस्ट नेवर मिस्टेक एज स्लीपिंग पिल्स। उन दवाइयों में और एंटी एंजाइटी दवाइयों में बहुत सारों में सीडेशन जो है वो साइड इफेक्ट है यकीनन, बट दैट्स ए डिजायरेबल यूजफुल साइड इफेक्ट। जो व्यक्ति पैथोलॉजिकल एंजाइटी में होता है उसे नींद मुश्किल से आती है, नींद आती भी है तो नींद बार बार टूट जाती है। तो जो सीडेशन इफेक्ट है एंटी एंजाइटी ड्रग्स का, वो एक डिजायरेबल यूजफुल साइड इफेक्ट है
उससे गलतफहमी करके हम उन दवाइयों को मियर स्लीपिंग पिल्स या सिर्फ नींद की दवाई न समझें, क्योंकि अब दवाइयां ये है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, बाकी मानसिक बीमारियों की, कि विज्ञान को ये पता है कि ये दवाई ब्रेन में फला जगह जाकर फला रसायन को कम करती है और इस प्रकार ये डिजायरेबल इफेक्ट लाती है। तो जो एंटी एंजाइटी मेडिसिन के बारे में गलतफहमियां हैं, भ्रांतियां हैं, उनसे बचें। I think Alok and all of you, my friends, I will stop there, and hopefully we have at least 20, 30 or more than 30, 40 minutes to discuss more, to raise questions, and most importantly, contributions from at least 3 people. I am sure there can be many others, but Alok, you yourself, Roma Kumar, हमारी प्रतिष्ठित साइकोलॉजी कलीग हैं, और मधु जुनेजा, बहुत बहुत एक्सपीरियंस है। इन आप तीनों साथियों के लिए मुझे बहुत इज्जत है। बाकी बहुत सारे हमारे रेगुलर मेंबर्स हैं, आई एम श्योर दे हैव देयर वे टू से। थैंक यू सो मच। या विल गो टू आई थिंक पहले मधु जुनेजा मैम को सुन ले। मधु अनम्यूट, हाँ हो गया। हाय, ओके सर, आपने 2 रिस्पॉन्स बोले ना, फ्लाइट एंड फाइट। I like to add another one to that, freeze. Sure. Freeze. Because what is that? Freeze. Freeze would mean pause. This is now what has happened in the last say 8 weeks or so. I've been handling lots of youngsters who were part of Delhi University, and then suddenly, the COVID happened and they've gone home, back to their home, staying with families, and all these were staying in hostels. So these are young students, say between 19 to 22, all with very high anxiety, all with panic attacks कि हमारा क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, ऑनलाइन होंगे, एंट्रेंस एग्जाम्स का क्या होगा. So as you very rightfully said, sir, anxiety to some extent is very necessary. Say the degree out of 100, if we take a scale, 30-40% is very necessary for you to at least make a work plan. Because अगर कोई एंजाइटी नहीं है, आप हाथ धर के बैठे हैं तो आप काम नहीं करेंगे. तो कुछ एंजाइटी आपको एक अवेयरनेस क्रिएट कराएगी कि I need to take charge. But yes, that anxiety can easily go up to a very high level if you don't handle it. And I think communication, मशवरा जैसे ये आपके प्लेटफॉर्म्स हैं आलोक जी, ये बहुत जरूरी है कि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को बातचीत करने की. क्योंकि देखिए, जैसे सर ने 4 लेवल्स बताए, जो हम लेवल 3 पे आते हैं. जैसे मैं एक स्कूल टीचर थी, उसके बाद मैं एक वॉलंटियर बनी, तो मेरी कोई ऐसी डिग्री नहीं है साइकोलॉजी की, लेकिन एक्सपीरियंस है और रेगुलर वर्कशॉप्स हैं, वेबिनार्स हैं. तो हम जैसे लोग भी जो वॉलंटियर करते हैं, वो भी कुछ हद तक ये रोल निभा सकते हैं. बट यस, राइटफुली सो कि डायग्नोज करना बहुत जरूरी है कि आप लेवल 1 पे हैं कि 4 पे हैं. तो यस, एटलीस्ट मेरी अभी इतनी क्षमता है कि मैं सोच सकती हूँ कि खाली बातचीत करके ही 2-3 सेशन में, अगर मेरे पास सपोजिंग कोई आता है एंजाइटी के लिए, तो पहले इमीडिएटली कभी भी मैं उसको साइकाट्रिक रेफरल नहीं देती जब तक कि बहुत जरूरी ना हो. कभी कभार 2-3 सेशन में बात करने में कुछ हद तक इश्यू सॉर्ट आउट हो जाता है. और जैसे सर ने ये भी कहा कि लोगों को दवा खाने से कि हमको नींद नहीं आ रही, हमको खाली सोने की आप टैबलेट दे दीजिए, ये हमारी एक बहुत गलत फहमी है. और मैंने भी कई बार ये खाई है जो सर ने मेडिसिन बताई थी, उसको हम सुबह उठ के सो गए, बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि रात को उठ के खांसी आती थी, छींकें आती थी, लेकिन वो जो एंटी एलर्जी खाई उससे हम सो गए. तो कहने का ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस लेवल की भी एंजाइटी है. डेफिनेटली अगर बहुत हाई लेवल की है, वहाँ साइकाट्रिक एवेल्युएशन बहुत जरूरी है. लेकिन बातचीत करने से ही कुछ हद तक इश्यू बहुत सॉर्ट आउट हो जाता है. तो हर एक को इनकरेज करना है कि एंजाइटी को लाइटली नहीं लेना चाहिए. कई लोग एंजाइटी को, देखिए आजकल सबको आप बात करेंगे जैसे एक वो बन गया बज़वर्ड कि मैं डिप्रेस्ड हूँ.
आजकल सब लोग कह रहे हैं मैं एंग्शियस हूँ। अब इसको आप, मैं ये नहीं कह रही कि सबकी एंजाइटी को सीरियसली ले, लेकिन अगर कोई ये कह रहा है उस पर ध्यान जरूर दीजिए, चाहे आप घर पे हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके ओल्ड पेरेंट्स भी हैं। आजकल मेरे घर में मेरी ओल्ड मदर है, उनका ना उनका आई का इंजेक्शन लगता है एम्स में। उनको बड़ी हाई एंजाइटी थी कि मैं इंजेक्शन लगवाने कैसे जाऊंगी, मेरी आंख चली जाएगी। हम उनको कहते रहे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, घर बैठे रहो। लेकिन जब उनकी एंजाइटी बढ़ती गई, जब हमने एड्रेस करी, तो हमने रियलाइज किया कि अंदर से वो कितनी एंग्शियस थी, और उसको हमने एड्रेस किया, बातचीत करी, और उसका हल भी निकला। तो सबसे बड़ी बात है, डायलॉग से वो हम बहुत कुछ हद तक उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। Great. Thank So you. dialogue is very important, and we'll go to Roma ma'am. Please, you contribute. Please, Roma. Yeah. Hello, everyone. It was really nice, Nimesh Desai sir. आपको सुनना तो it's always like a pleasant thing, you know. It's such a nice thing. आपकी बात सुनते सुनते। और मैं एक मिनट काटना चाहूंगा। हम लोग कल जो है, हम लोग सोचे थे टॉपिक ही यही रखें, डायलॉग विद देसाई सर। या प्लीज मैम। तो मुझे तो आप दोनों ने बिल्कुल सही बोला। थोड़ी ये चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जब कोई आता है एक मेंटल हेल्थ पर्सन के पास, तो उसको ये समझ नहीं होता है कि एक्चुअल एंजाइटी है, डिप्रेशन है, क्या है। वो फिक्र में आता है। तो ये जो जैसे मधु जी ने बोला कि एक बज़वर्ड हो गया, एक तकिया कलाम शब्द बन गया है कि मैं तो डिप्रेस्ड हूँ या मैं बहुत एंग्शियस हूँ। और हमें इन दो शब्दों के ऊपर नहीं जाना है, हमने जाना है कि क्या मुद्दा क्या है, किस चीज से परेशान हो रहे हैं। और बहुत सारी ऐसे मुद्दे जो बात कर करके अपने आप ही उसका हल निकल जाता है, क्योंकि आपकी प्रोसेसिंग हो जाती है, और जो थेरेपिस्ट होता है या साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपकी बात सुनता है और आपको थोड़ा सा गाइडलाइन देता है, और वहीं आपकी अपने आप प्रोसेसिंग बेटर हो जाती है। नॉट नेसेसरी कि आपको दवाई देने की जरूरत हो। और एक्चुअली हमारे देश में अभी भी बहुत वो टैबू सब्जेक्ट है कि हम किसी मनोवैज्ञानिक के पास जा रहे हैं, मनोचिकित्सक के पास जा रहे हैं, और फैमिली में ये बातचीट हो जाती है कि आपको जाने की क्या जरूरत है, हम बैठे हैं, हमसे बात कर लीजिए, ठीक है। और आई एम नॉट फोकसिंग कि ये बड़े शहरों की बात नहीं हो रही है, वो जो Tier 2 सिटीज हैं, Tier 3 सिटीज हैं, उसमें तो छोड़ ही दीजिए, उसमें तो बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं होती है मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक की। तो बड़े शहरों में भी इतनी दिक्कत आ रही है। और जैसे मधु ने कहा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, विच इज ट्रू, और दूसरे जो आ रहे हैं, जो कॉर्पोरेट इंडिया है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वहां पर जो इतनी सारी परेशानियां आ रही है, इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, और हमारा WHO पता नहीं कितनी सारी डेटा लेके आ रहा है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स अलग आ रही हैं, और सबको ये है कि बहुत फैल रहा है। तो फैल रहा है, उससे हमें उल्टा हमें प्रिवेंशन सोचना चाहिए। हमें ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए जहां आलोक जी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि ऐसी बात की चर्चा करी जाए। यहाँ चर्चा होगी, हम बात करेंगे, हम एक दूसरे से सुनेंगे एक दूसरे की बात, काटेंगे नहीं, तो उसी से हल निकल आएगा। और किसके जीवन में परेशानी नहीं है? कोई ऐसा जीवन नहीं है जो परफेक्ट है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो परफेक्ट है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। तो अगर कहीं भी आपको ये लगता है कि आप थोड़े से सैड हैं या वरीड हैं, तो आप झिझके ना, बात कर लें। और जो भी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखते हैं, किसी से आपकी चर्चा नहीं करते हैं। और ये बिलीव करने की बात है कि चर्चा नहीं करते हैं। हो सकते हैं इतने सारे यहाँ बैठे हैं, मालूम नहीं कितनों ने मेरे से बात करी होगी, लेकिन मैं कभी भी आपके बारे में चर्चा नहीं करूंगी। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आपको बात करनी चाहिए। और आधा प्रॉब्लम आपका बात करते ही सुधर जाता है। कितने रिश्ते हैं जहां पर हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, और वेरी ऑफन वो झगड़े का मुद्दा ही नहीं होता है, लेकिन हम झगड़ा यहाँ स्टार्ट होता है और हम कहीं और पहुंच जाते हैं, या पिछली बीती बातों पे पहुंच जाते हैं, उनका तो हल ही नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना आना चाहिए। अपने आप को एंजाइटी में नहीं बैठाना है, अपने आप को इतना थॉट्स के अंदर उलझना नहीं है कि हम वो जैसे हम जिन्होंने रिवर राफ्टिंग करी है वो जानते हैं कि वर्लपूल एक जगह आती है। तो अगर आप वर्लपूल में घुस गए तो आप तो नीचे ही जाएंगे ना, फिर तो ऊपर उठना ही मुश्किल है। इसीलिए थोड़ा सा बात करेंगे उतना ही अच्छा है। एंड
जो निमेश देसाई सर ने बोला और मधु ने कहा है, बिल्कुल सही बात बोली है. जो फ्लाइट, फाइट, फ्रीज, we can have 4 more words with it, but I think we need to talk. That's all. Yes. And thank you, Alok, for getting such a great topic. Oh, thank you, ma'am. Can I quickly say? Yes. That what Roma highlighted is very helpful. हमारे बाकी साथी जरा इसको और समझें. एंग्जाइटी और डिप्रेशन, तनाव या उदासी, हम जो प्रोफेशनल्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल आवर स्पेशल एजुकेटर कॉलीग्स एंड एवरीवन एल्स, या हेल्पिंग प्रोफेशनल्स हैं मधु जुनेजा जैसे, खासकर हम प्रोफेशनल्स की, डॉक्टरों की एक और समस्या रहती है, जैसे मैंने पहले कहा था कि कैटेगराइज करना ऑलमोस्ट कंपल्सिव है. मुझे याद है 40 साल पहले जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो कोई केस वर्कअप ओपीडी में हुआ, फिर बॉस के पास ले जाना है, तो मैं जैसे अभी भी हमारे साथियों को कहता हूं, बहुत हम सर फोड़ते थे और मरीज बेचारा परेशान हो जाए, कोई आके कहे कि मुझे चिंता भी है, तनाव भी है, उदासी भी है, और हम ये करते थे नहीं ज्यादा क्या है या पहले क्या हुआ. तभी मुझे लगता था, और उसके 5-10 साल में समझ आ गई कि ज्यादा क्या है या बुनियादी क्या है, ये फर्क करना शायद आवश्यक नहीं है. हम में से किसी को भी मनुष्य अनुभव के रूप दोनों एक साथ महसूस होते हैं और अक्सर होते हैं. एंजाइटी एंड डिप्रेशन, चिंता या तनाव और उदासी हो सकता है एक सिक्के के 2 पहलू हैं. जहां फर्क हो सके जरूर करिए, क्योंकि खुद की साइकोलॉजिकल हेल्थ में भी वो अच्छा होगा और दवाइयों में ठीक होगा थोड़ा चूज करना. लेकिन अक्सर न व्यक्ति विशेष के लिए संभव होता है, न डॉक्टर के लिए जरूरी है, न संभव है ये बाल की खाल निकालना. तो एंजाइटी और डिप्रेशन का जो ओवरलैपिंग रिलेशनशिप है. थैंक यू रोमा सो मच फॉर ब्रिंगिंग. थैंक यू. ग्रेट. आई थिंक जो आपने सर कहा कि हेल्दी थिंकिंग इज अ चॉइस. जो एक स्वस्थ सोच है वो हमारा एक विकल्प है, वो हमें सोचना तो मुझे ही है. सो गिव योरसेल्फ स्पेस टू चेंज हाउ यू थिंक, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन. यू आर नॉट द मैं देखता हूँ ना कि यू आर नॉट योर थॉट्स. आप जो है वो आप अपना विचार नहीं है. आपका विचार बदल सकता है बार बार, लेकिन आप कुछ और ही हैं. तो हमें कभी ना कभी ऐसा सोचना चाहिए कि हमेशा ये चीज सोचना चाहिए कि जो हमारी सोच है उसके लिए हम कितना अपने आप को चॉइस दे रहे हैं, कितने ऑप्शंस दे रहे हैं कि हम क्या क्या चीज सोच सकते हैं. अगर सपोज कोई परेशान करने वाला सोच है तो हमारे पास अच्छा भी तो कुछ हो सकता है, उसके बारे में भी तो हम सोच सकते हैं. तो वहां पर चॉइस चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और जो एक बहुत अच्छी बात अभी निकल के आई कि हम वर्तमान से जुड़े रहे, स्टे ग्राउंडेड इन द प्रेजेंट. कि हमारे साथ जो आपने कहा कोविड सिचुएशन में क्या हो रहा है, वी मे थिंक कि वी कैन नॉट कंट्रोल how we'll feel or think about the future and लेकिन कुछ ना कुछ कभी ना कभी ये इल्यूजन होता है, हमारे पास एक भ्रम पैदा करता है. तो उस भ्रम के बारे में मुझे मतलब कभी कभी मुझे भी होता है उसका भ्रम कि अब आगे क्या होगा, कैसे होना होगा. तो बट इफ यू आर स्टे ग्राउंडेड कि हम जो कर रहे हैं या जिस तरह से चीज कर रहे हैं उसको बड़े आराम से सोचें और करें, तो फिर ये भी थोड़ा सा एक अच्छा हो सकता है. एंड देन सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लर्न टू एक्सेप्ट फीलिंग्स. जो हमारे अंदर फीलिंग्स आ रहे हैं वो जो सेल्फ जनरेटेड, कभी कभी वी गेट द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वाला जो फीलिंग होता है वो भी हमारे अंदर आते हैं कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा होगा. हो सकता है दैट इज नॉट गुड फीलिंग, मे बी दैट इज नॉट द प्रॉपर फीलिंग. तो ये जो ब्रेकिंग द नेगेटिव साइकिल है हमारे फीलिंग्स का, वो भी एक आई थिंक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो मैं तो यही कहता हूं कि हम कैसे चिंतित कम होना सीखें, ये इम्पोर्टेंट है. हाउ टू डू लेस एंक्सियस की कैसे इसमें हो, ये चीज बहुत जरूरी है. एंड आप खुद एक जो स्वयं है वो खुद एक अपना साइकोलॉजिस्ट, एक अपना काउंसलर पहले है. सो इफ यू वांट टू स्टार्ट टॉकिंग विथ योरसेल्फ, देन मे बी द 50% प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट. क्या सर? या यस सर. दो तीन सवाल मैंने चैट में देखे जी जिनको हम ले लें. इनफैक्ट एक सवाल 2-3 व्यक्तियों ने पूछा है, तो वो पहले ले लेते हैं. टाइप्स ऑफ एंजाइटी. जी. तो एक तो जैसे हमने बात की नॉर्मल या एबनॉर्मल ना करके उसको स्पेक्ट्रम के रूप में देखें, कंटिन्यूअम में.
सेकंड जो मेरे विचार में था लेकिन छूट गया, थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट चांस, तनाव का जो एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे मैंने शुरू में कहा था, हैंस सेलियर ने जब GAS डिस्क्राइब किया, जनरलाइज एडेप्टेशन सिंड्रोम, फ्राइट और फ्लाइट, और जो मधु जी जोड़ा, उस वक्त उन्होंने देखा था फिजियोलॉजी के हिसाब से जो बॉडी फंक्शनिंग है। साइकोलॉजिस्ट ने और बिहेवियरल साइंटिस्ट ने उसको साइकोलॉजिकल रूप से देखा। कुछ 30, 40 साल, 50 साल पहले ये क्लियर हो गया कि भाई दोनों अप्रोचेस अपनी अपनी जगह सही है। जैसे हमने एंजाइटी और डिप्रेशन का कहा, वही बात यहां आती है। शारीरिक और मानसिक अनुभव चिंता का या टेंशन का, वो ओवरलैपिंग और मिक्स्ड है। व्यक्ति विशेष में या स्टेबली एक प्रकार की, या अलग अलग व्यक्ति में हो सकता है रिस्पॉन्स अलग हो। कुछ व्यक्तियों को जो शारीरिक अनुभव है एंजाइटी का, वो ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। मसलन जब ऑटोनोमिक सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है तो जो सिम्टम्स होते हैं, मुंह सूखना, गला सूखना, चोकिंग फीलिंग होना गले में, धड़कन बढ़ जाना, हाथ पैर में पसीना बढ़ जाना, पसीने के कारण गीले हाथ पैर हो जाएं, तो ये है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स एंजाइटी के। जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है, जो आलोक अभी बात कर रहे थे, फिर आएंगे उसमें और विस्तार में, वैचारिक और भावनात्मक, कम से कम दो, थॉट एंड इमोशन, those are the two predominant psychological experiences of anxiety or almost anything. अब इलाज से थोड़ा उसको गौर कर ले। कुछ दवाइयां जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, जो हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में यूज होती हैं, बीटा ब्लॉकर्स ग्रुप ऑफ ड्रग्स आर वेरी इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव फॉर द बॉडी सिम्टम्स, ऑटोनोमिक सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। उन व्यक्तियों में शायद जो सेंट्रली एक्टिंग CNS पे करने वाली एंटी एंजाइटी ट्रैंक्विलाइजर है, वो शायद चाहिए भी नहीं। कुछ व्यक्तियों में जिनको मानसिक अनुभव ज्यादा है, वहां चाहिए होंगी एंटी एंजाइटी ड्रग्स। कुछ व्यक्तियों को हो सकता है दोनों की कॉम्बिनेशन चाहिए। वो डॉक्टर पे तय करेगा, आप खुद समझने लगे तो अच्छा होगा, या आप अभिभावक हैं, ट्रेनर है, एजुकेटर है, तो अपने क्लाइंट में ये फर्क करना सीखें कि क्या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ज्यादा है या ऑटोनोमिक फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा है, या दोनों हैं। इससे संबंधित मुद्दा हो जाता है जो मेरे नोट में था, स्टेट वर्सेस ट्रेट एंजाइटी। Roma will agree. Any one of us, some of us may have the trait, personality trait of being anxiety prone. तो उस व्यक्ति को अक्सर अपनी नेचर, अपनी पर्सनालिटी, अपनी बेसिक फ्रेमवर्क के भाग रूप एंजाइटी महसूस होगी। उसको डील करने का तरीका जाहिर है थोड़ा अलग होगा। अपने आप में चेंज लाना, एक एग्जांपल जो आलोक कह रहे थे वो भी, अपनी विचारधारा और अपने रिस्पॉन्सेस मॉडिफाई करना। स्टेट एंजाइटी इज कि जब मुझे किसी कारणवश या बिना वजह, कारण हो तो डिस्प्रपोर्शनेट एंजाइटी हो या बिना कारण एंजाइटी हो, फॉर अ ब्रीफ पीरियड, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, एक आध साल के लिए, 2 साल के लिए। तो स्टेट और ट्रेट एंजाइटी भी फर्क करना जरूरी है। अगेन अनफॉर्चुनेटली ये सारी मिक्स्ड और ओवरलैपिंग फिनोमिना है। People who have trait anxiety are more likely to have state anxiety also in difficult situations. तो वो जब दोनों होगा तो व्यक्ति को खुद को या परिवार वालों को या हमारे प्रोफेशनल टीम्स को भी थोड़ा मुश्किल होता है उनको अलग थलग करके समझना। थर्ड मुद्दा जो मुझे ध्यान आया, आई डोंट थिंक क्वेश्चंस में है, बट मे बी दैट्स व्हाट पीपल मीन, और आज हमने बात नहीं किया, मे बी आज सिर्फ फ्लैग करें, नेक्स्ट टाइम आलोक जी रोमा और हम मिलके और कोई 1-2 साथी उस पे करें एक डिस्कशन ऑन कोपिंग स्किल्स। ओके, भाई एंजाइटी हो, तनाव हो, तो उससे निभाव कैसे किया जाए, कोप कैसे किया जाए। एंड बहुत सारे शब्द प्रयोग हैं उसमें। अनडिजायरेबल बट कॉमन इन सोसाइटी इज गुड कोपिंग वर्सेस पुअर कोपिंग, और गुड कोपिंग वर्सेस बैड कोपिंग। वो थोड़ा जजमेंटल हो जाता है शब्द प्रयोग में और विचार में। दूसरा है हेल्दी कोपिंग वर्सेस अनहेल्दी कोपिंग।
कि भाई आप या मैं जो अपनी एंजाइटी से जैसे कोप कर रहे हैं विचार बदल के और तरीके से, क्या वो मेरी हेल्थ को ज्यादा प्रमोट करता है या हेल्थ को और खराब करता है? साइंटिफिक टर्म है एडेप्टिव कोपिंग वर्सेस माल एडेप्टिव कोपिंग। उसका हिंदी भाषांतर मैं नहीं कर पाऊंगा एडेप्टिव वर्सेस माल एडेप्टिव कोपिंग का। ये तो टफ है। आप आलोक आज या बाद में सोच के बड़ा अच्छा होगा। हाँ, सो द आइडिया इज ऑल्सो कोपिंग स्किल्स के दौरान अगर मेरी कोपिंग स्किल्स अनहेल्दी है मेरे खुद के लिए या मेरे अगल बगल के लोगों के लिए, वो नेगेटिव इफेक्ट लाता है, तो मधु या रोमा या हम हमारे साथी मदद करेंगे कि मैं अपनी अनहेल्दी कोपिंग को रिप्लेस करके ज्यादा हेल्दी कोपिंग कर पाऊं। दैट इज द मेजर आइडिया एंड पर्पस ऑफ थेरेपी। आई विल स्टॉप देयर अगेन फॉर नाउ। या सर कुछ एक क्वेश्चन था कि टाइप्स ऑफ Please, Roma. Yeah, Roma ma'am. Yeah, please. Thank you. Mm-hmm. Yes. You want to say something, Roma? Okay. C-Lab. Okay. सर कोई टाइप्स ऑफ एंजाइटी के बारे में पूछ रहा था। हाँ, वही जो हमने कहा ना, सी उसको रियल एंजाइटी हुआ या एब्नॉर्मल पैथोलॉजिकल एंजाइटी हुआ, बॉडी सिम्टम है या साइकोलॉजिकल है, या सिचुएशन बेस्ड है या जनरलाइज्ड है, जी तो आप अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या था, सीबीटी इज बेटर फॉर ओसीडी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। यस, दैट इज समहाउ। ये सवाल बड़ा अच्छा है क्योंकि सी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, frequent hand washing because of anxiety, because of those obsessions, now is considered on the spectrum of anxiety disorders. अच्छा, ये this is Alok perhaps what some colleagues meant. Let me exemplify. एक होता है generalized anxiety disorder, free floating all pervasive anxiety that I may have for few weeks or few months. Second is situation or object specific anxiety, जो फोबिक एंजाइटी है, ऊंचाइयों का डर है, बंद कमरों का डर है, कॉकरोचेस का डर है, अंधेरे का डर है, राइट? सो जनरलाइज एंजाइटी, फोबिक एंजाइटी, पैनिक अटैक को भी आप चाहें तो थोड़ा बात कर सकते हैं, लेकिन अलग समझना पड़ेगा। संक्षेप में बता दूं, पैनिक जो हम अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, आम भाषा में वो है कि भाई मुझे पैनिक अटैक हो गया। और वैज्ञानिक रूप से जो पिछले 10-20 साल से कॉन्क्रीटाइज किया गया वो ये है कि पैनिक अटैक अक्सर बायोलॉजिकल कारणों से होता है, और पैनिक उसको कहेंगे पैनिक अटैक कि 30 सेकंड या 60 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट के लिए मुझे एक्सट्रीम एंजाइटी महसूस होगी, गला सूख रहा है, सांस जा रही है, मैं मर जाऊंगा, और फिर वो अपने आप खत्म हो जाएगी। सेल्फ लिमिटिंग वेरी ब्रीफ डिस्क्रीट एपिसोड्स ऑफ एक्सट्रीम एंजाइटी, सो दैट्स पैनिक अटैक्स और पैनिक एंजाइटी। फोर्थ विल बी दी ऑब्सेसिव कंपल्सिव, जो ऑब्सेसिव एंजाइटी है, मुझे बार बार ये विचार आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, मैं 10 बार धो के आया, 50 बार धो के आया, फिर भी वही विचार आ रहा है। मेरा मन जानता है कि ये विचार गैर लाजमी है, इरेशनल है, लेकिन मुझे फिर भी उसके कारण एंजाइटी हो रही है। तो वो हुई ऑब्सेशनल एंजाइटी, ओसीडी रिलेटेड एंजाइटी। सर एक जो क्वेश्चन है नेहा का, नेहा शी इज वन ऑफ द गुड मनोविकास फैमिली मेंबर वी कैन से, she would like to have some information about the geriatric anxiety depression and how symptoms, I am seeing that cycle का coping skills, इनके घर में ही है थोड़ा प्रॉब्लम, तो उसको हम लोग कैसे थोड़ा सा, एक दिन मैं सोचा भी था कि आपके पास नेहा को भेजूंगा। श्योर प्लीज। खासकर बुजुर्गों में, जी 60-65 के ऊपर, 70-75 के ऊपर के जो व्यक्ति हैं, शुरुआत वहां से करें। जो हम डिसेबिलिटी सेक्टर के लोग हैं, हम धीरे धीरे अपने आप को बदल रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं, हम सब सीख रहे हैं कि उसको डिसेबिलिटी ना कह के स्पेशल एबिलिटी समझा जाए, ये वो करा, वेरी नाइस थॉट्स। लेकिन उसको दूसरा एक पहलू ट्विस्ट ये भी है जो ओल्ड एज से संबंधित है। अब मैं उस अनुभव के करीब हूं
ये अलग मुद्दा है। मैं 30-40 साल से जो समझाऊं वो ये है, वैज्ञानिक रूप से और हमारे इर्द गिर्द फैमिली में और समाज में देख के, ओल्ड एज में लोग कहेंगे उसको डिसेबिलिटी, लेकिन मैं उसको देखना चाहता हूं डिक्रीजिंग एबिलिटी। जो काबिलियत की लेवल है वो कम होती जाती है, देखने की, सुनने की, फ्रीली मूवमेंट करने की, बोलने की। सो आई डोंट सी इट एज डिसेबिलिटी, इफ यू ऑल कंसिडर, आई सी इट एज डिक्रीज इन एबिलिटी विथ एज। 60, 65, 70, 75 में जाके हमारी जो बुनियादी कैपेबिलिटीज हैं पर्सनल एंड सोशल, वो जब कम होने लगती है। और ये मैं इसलिए इलैबोरेट कर रहा हूं कि जो नेहा ने सवाल पूछा है वो मुझे लगता है इससे गहरे रूप से संबंधित है। लिमिटेड कैपेसिटी, जो डिक्रीजिंग एबिलिटीज है वो उस व्यक्ति में पीड़ा पैदा करती है। yes. भाई जो चीज मैं आसानी से 40-45 की उम्र में कर लेता था, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। हमारे एक कजिन थे, 25 साल सीनियर थे मुझसे, अब रहे नहीं, बहुत अच्छे दोस्त भी थे। वो जो कहने लगे जब उनकी उम्र हुई, और गौर करिएगा, वो कहते 30-40 साल पहले जब मैं और मेरी वाइफ रात में कहीं से डिनर करके वापस आते थे और डोरबेल बजाते थे, जब मदर को 3 या 5 मिनट लगते थे दरवाजा खोलने में, तो हम बहुत चिढ़ते थे, यार दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो, जल्दी से नहीं उठ सकते, खोल सकते। वो कहने लगे अब जब मैं 75-80 का हो गया हूं, अब मेरे जोड़ों में वो स्फूर्ति नहीं है, अब मुझे समझ आ रहा है कि मदर पे क्या गुजर रही थी। Yes, very true. वो जो मेरा विचार है ना कि हमें आलोक सच में जेनेटिक पॉपुलेशन के लिए कॉन्सेप्ट कहीं लाना पड़ेगा। ट्रेडिशनली उसको डिसेबिलिटी समझा जाए, लेकिन गहराई से समझे तो वो डिसेबिलिटी नहीं है, वो डिक्रीजिंग एबिलिटी है। उसको थोड़ा ठीक करें चश्मे से, हियरिंग एड से और किसी से सपोर्ट लेके, वॉकिंग स्टिक से, मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। And that is the yes, and that decreasing ability besides of course, ये एक पहलू है। दूसरा है नेहा, ये भी मैं शुरू से जानता था, अब और समझ रहा हूं, हम सब समझेंगे जैसे उम्र गुजरती है, कि जीवन के बारे में और जीवन की बारीकियों के बारे में, फॉरगेट मृत्यु के बारे में जो एंजाइटी होती है वो बुजुर्गावस्था में और बढ़ जाती है। जब व्यक्ति 60, 65, 75, 80 पे पहुंचता है, तो एक तो है, इसको थोड़ा सा और चर्चा करें, एक तो होता है दी अनडिनाएबल फैक्ट ऑफ डेथ, दैट दिस लाइफ एज वी नो इज गोइंग टू एंड। वो अपने आप में एंजाइटी करता है। सेकंडली, जो डिक्रीजिंग एबिलिटी है उसके कारण चिंता और बढ़ जाती है कि ये जो अंत होगा वो कैसा होगा, पेनफुल होगा या पेनलेस होगा। क्या मुझे 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सफर करना पड़ेगा, या मैं 1-2 साल बेड रिडन रहूंगा, मुझे पेन होगी, फला होगा। दिस एंजाइटीज आर अगेन वेरी नॉर्मल। So the fact of death itself, the other anxieties of the process related to death, and then of course anxieties about भाई अपने जो unless आप अपने आप को विरक्ति भाव से अलग कर पाए, अगर ना कर पाए तो अपने जो दोस्त हैं, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो यंग लोग हैं, उनके बारे में चिंता। चौथा, जो आदर्शवादी और जो ऑब्सेशनल लोग हैं, उनको बुजुर्गावस्था में दुनिया की भी चिंता रहती है। ये तो है भाई दुनिया ठीक नहीं दिशा में जा रही है, अब क्या होगा। अब सच पूछे तो 75, 80, 85 पे आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, दुनिया क्या करेगी उसके बारे में, लेकिन वो चिंता लाजमी है, नॉर्मल है। तो ये 4-5 फैक्टर्स मिल जाते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन ओल्ड एज में बढ़ने के। जैसे आलोक कह रहे थे बीच में, जहां तक हो सके सपोर्टिव हेल्प, बातचीत, जो रोमाना मोदी ने बात कही, थोड़ी काउंसलिंग, अगर जरूरत हो दवाइयां, लेकिन जो ब्रेन माइंड पे असर करती हो दवाइयां 75, 80 की एज में बड़ी केयरफुली देनी पड़ेगी, कम डोज में, कम मात्रा में, बट है दवाइयां हैं अगेन अवेलेबल जो इनकी मदद की जा सकती है। ग्रेट। Okay, so we request everyone, and now I'm opening also the chat box also. If you have any last 1 or 2 questions, we can take.
and if you we please send your feedback कि आपको अपने भाटिया साहब जरूर होंगे। Yeah, मशवरा कैसा लगा? And I'm also giving the opportunity to our participants, giving all the family members, मशवरा family members, कि आप लोग बोल सकते हैं। मैंने आपका माइक ऑन किया है। या आप अपना माइक खुद ऑन करके पूछ सकते हैं सवाल। हेलो जी जी। Yes. गुड आफ्टरनून सर। I want to ask something. हाँ हाँ बोलिए। सर बोलिए। आपने जो अभी सिम्टम्स बताए फिजियोथेरेपी के सिम्टम्स बताए, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? फिजियोथेरेपी मीन्स अभी सर ने टाइप्स बताए थे ना, एंजाइटी के टाइप्स, उसके अंदर सिम्टम्स सर ने बताया कि स्वेटिंग वगैरह हो जाती है। अच्छा, फिजिकल सिम्टम्स जो हैं। जी जी। हाँ जी, तो वो हम कैसे दूर कर सकते हैं? जो फिजियोलॉजिकल शारीरिक लक्षण है एंजाइटी के, वो अगर मानसिक तनाव से जुड़े हुए हैं तो जरूर काउंसलिंग के या सेल्फ हेल्प से, जैसे आपकी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स कम होंगे, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स थोड़े कम हो सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर को दिखाएं, साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें। अगर प्रीडोमिनेंटली या अकेले शारीरिक सिम्टम्स हैं, पसीना हो जाना, मुंह सूखना, गला अटक जाना, तो उसकी दवाई से इलाज बेटर होगा जो बीटा ब्लॉकर्स है। सर एक्चुअली मेरी जो मेडिसिन है वो ऑलरेडी चल रही है। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, तो डॉक्टर ने ये बोला कि ये जो आपके इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, वो आपकी जो मेडिसिन ली है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो उसकी वजह से ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं। भाई देखिए, अगर बानो जी, अगर एल्डरली व्यक्ति है, कुछ शारीरिक बीमारियों की 4-5 किस्म की दवाई चल रही है, तो जो आपके डॉक्टर साहब आपसे कह रहे हैं वो मुनासिब है। आप इत्तेफाक करेंगे कि उस बारीकी की बातचीत और सलाह यहाँ हो नहीं पाएगा ना। तो एक बार आप आके मिलिए। अगर आप दिल्ली में हैं तो जरूर कहीं कंसल्ट करें, जहां भी है डॉक्टर के साथ आप बने रहें। बट यस कुछ एक और क्लैरिफाई कर दें आलोक, जो मेरे विचार में था, आपने भी हिंट किया था जो मैं चूक गया, जो हमारी ये बहन भी समझे। 2 और कारण है पैथोलॉजिकल एंजाइटी के। कुछ बीमारियां ऐसी हैं, शारीरिक बीमारियां, जिनमें एंजाइटी कॉमन सिम्टम होता है। सबसे कॉमन है हाइपरथायरॉइडिज्म। जो जब थायराइड की अंडर फंक्शनिंग होगी तो डिप्रेशन इज वेरी कॉमन। जब थायराइड हाइपर फंक्शन करेगा, ओवर एक्टिव होगा, थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं उसको, तब एंजाइटी वेरी ऑफन इज द सिम्टम। कुछ और ऐसे एंडोक्राइनल सिंड्रोम है। इनफैक्ट आलोक, ये भी हमारे स्पेशल एजुकेटर साथियों को और अभिभावकों को एटलीस्ट बेसिक फैक्ट बता दिया जाए कि जो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, जैसे आप और हम जानते हैं और हमारे साथी जानते हैं, कई बार वो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट इज अ पार्ट ऑफ द एंडोक्राइनल सिंड्रोम। यस सर। तो अगर एंडोक्राइनल सिंड्रोम के भाग रूप इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, तो उसी एंडोक्राइनल सिंड्रोम के भाग रूप हो सकता है एंजाइटी भी हो। तो उसको एंडोक्राइनोलॉजी से या डॉक्टर से समझ के बात करके मुनासिब इलाज करना होगा। बट सो पीपल विद डिसेबिलिटी एज वेल एज ऑल ऑफ अस अदर्स, there can be medical illnesses which cause anxiety. उसी प्रकार कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो एंजाइटी प्रोवोक करें, जैसे हमारी बहन बता रही थी। सर एक PTSD चाइल्ड के बारे में, I know, I saw that Alok. There is a child of age 5 years had PTSD from earthquake, then how to assess that? यार पता क्या, ये बल्कि अगेन ये किसका है सवाल देख लें जरा। दिस इज वर्षा यादव। ओके, वर्षा जी, जो मैंने एंजाइटी के पार्ट बताया ना, जनरलाइज एंजाइटी, फोबिक, पैनिक, OCD, ऑब्सेसिव एंजाइटी, उसमें अमेरिकन सिस्टम जोड़ता है PTSD एंजाइटी स्पेक्ट्रम। मैं PTSD में विश्वास करता हूं, लेकिन मेरा ये भी विश्वास है और बहुत सारा डेटा है हमारा खुद का और इंडिया का, कि हमारे देश में PTSD उतना लंबे अरसे का और पैथोलॉजिकल नहीं होता जितना अमेरिका में होता है। तो पहले तो माफ कीजिएगा, मैं चाहूंगा कि आप साइकोलॉजी या साइकियाट्री से कंसल्ट करें। ये जो PTSD फ्रॉम अर्थक्वेक है, ये रिव्यू करना बनता है। दूसरा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि अनलेस आप उत्तराखंड से हैं
5 साल का बच्चा PTSD फ्रॉम अर्थक्वेक, भारतवर्ष में ऐसा बड़ा भूकंप कब आया था पिछले 2 साल में? कहीं कुछ गड़बड़ है, हमारी समझ में कहीं गड़बड़ हो रही है। यस यस, मुझे भी लग रहा है ना। वर्षा जी माफ करना, तो बच्चे को सिम्टम्स होंगे एंजाइटी के या साइकोलॉजिकल, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट से, स्पेशल एजुकेटर से सलाह करें, रूबरू में वो बेटर होगा प्लीज। यस यस, आई एम श्योर विनय भाटिया वांट्स टू रेज समथिंग अराउंड। या प्लीज। Thank you so much, Yes, sir. Vinay. थैंक यू। मैं सर, मेरा क्वेश्चन तो एक ये है हाँ। कि ये मुझे लगता है कि ये परमानेंट एग्जाइटी होती है कि हर पेरेंट्स के अंदर एक दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। हाँ, क्या आप इसको परमानेंट एंजाइटी कह सकते हैं या ये टेम्परेरी होती है? भाई परमानेंट एज लॉन्ग एज वन इज अलाइव। इसका क्या क्या इलाज हो सकता है कि हर पेरेंट्स जोक्स अपार्ट, हम लाइट हार्टेड कमेंट करें वो अलग बात है। नहीं, ऐसा है प्रमोद, विनय जी, कि जैसे हमने कहा फ्रॉइड ने बात की थी प्राइमल एंजाइटी की एट बर्थ, ओके, he hypothesized that basic anxiety is a part of the psychic apparatus at birth and everything that happens is because of anxiety. Similarly, some people have tried saying, और आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हो तो वो भी करें, maybe Alok, we should also have a session on that. One is on coping skills, second पर्सनालिटी डेवलपमेंट मॉडल्स, खासकर एरिक एरिक्सन का। ठीक है। सी, एरिक एरिक्सन का ये कहना था कि भाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ फ्रॉइड ने जैसे कहा 5 की उम्र तक खत्म नहीं होती है, इवन 20-25 तक नहीं होती है, पूरे जीवन भर पर्सनालिटी डेवलपमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहती है। 8वां स्टेज है 60 से 65 के बाद। 8वें स्टेज की हमारी एडेप्टेशन डिपेंड करेगी हमारे 6th और 7th स्टेज पर। तो एक तो वो मॉडल है विनय कि आपकी 35-40-50 की उम्र में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। भाई आपने अपने प्रोडक्टिव लाइफ में कुछ मीनिंगफुल किया या नहीं किया, इस पे डिपेंड करेगा आपका जो बच्चे का जो एरिक्सन ने कहा था लास्ट स्टेज है, अगर मुझे सही याद है, इंटीग्रेशन वर्सेस डिस्पेयर। यस 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 यस, ट्रू। अगर मैंने कुछ नहीं मुनासिब किया तो मुझे डिस्पेयर ज्यादा होगी, कैसे जाना कर पाऊं। हमारे इंडियन फिलोसॉफी में विनय, जैसे मैं हिंट कर रहा था, दो शब्द हैं मेरी लिमिटेड समझ में। एक तो विरक्ति की भावना, डिटैचमेंट फ्रॉम रिलेशनशिप्स, फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, फ्रॉम वरिंग अबाउट थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड माय कंट्रोल, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम वो डेवलप कर सकें, जो लोग एल्डरली के साथ काम करते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं very good. एल्डरली में मदद ये की जाए। Yes, पायल मलिक, she wants to ask. पायल मलिक जी, आपका माइक ऑन, आप कर सकते हैं बात। सॉरी, पायल मलिक, पायल जी, yes. पायल जी, okay, you speak. Yeah. Okay, so as soon as she prepare, then I'll go in that. We are coming again on 20. I'll tell you about the next coming Mashwara, and we are coming on Wednesday, August 5th at 3 p.m. with a presentation of good practice in care homes. Mashwara has announced to host this series for the best practice, good practices from parents, siblings, professionals, schools, NGOs, hospitals, etc. Every Wednesday is live consultation. And we are coming on again on बुधवार। हम लोग बुधवार को फिर से मिल रहे हैं 3 बजे 5 अगस्त को, और हम लोग अच्छे कार्य की प्रस्तुति की श्रृंखला में केयर होम के बारे में बात करेंगे, और आप सभी प्लीज ज्वाइन कीजिए। एंड वी विल टेक द लास्ट वर्ड्स फ्रॉम गुप्ता सर। विदाउट गुप्ता जी। सर ऐसा था कि ये साइकोलॉजी का विषय है, कंप्लीटली मनोविज्ञान का विषय है, और मनोविज्ञान मेरा बहुत कमजोर है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं ये वाला मशवरा ज्वाइन करूं या ना करूं। अरे सर क्या बात है, फिर आपके बिना हो ही नहीं सकता। सर फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में तो मेरे को एंजाइटी हो रही थी। मैंने कहा आलोक जी कब मेरा नाम बोलेंगे। तो अभी तक बड़ा, जब तक नहीं बोला था तब तक तो बहुत एंग्शियस था, बहुत एंजाइटी थी।
अब जब बोल दिया तो खत्म हो गई। नहीं, ये तो हमारे स्क्रिप्ट का पार्ट है सर, पूरा नहीं सर, ऐसा है ना कि जो अभी हम एंजाइटी के बारे में बात कर रहे थे कि अगर एंजाइटी नहीं होगी तो हम काम ही नहीं कर सकते। जी जी जी, हमारा काम आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जब तक हम चिंता नहीं करेंगे। नंबर एक, जो अभी विनय जी बात कर रहे थे, नाउ आई एम 71, ओके, घर में 5 ग्रैंडसन्स हैं, 3 बेटे हैं, ज्वाइंट फैमिली में हम रहते हैं। मैंने अननेसेसरी दखल देना बंद कर दिया। ग्रेट। आई डोंट अननेसेसरी पोक माय नोज इनटू देयर अफेयर्स। वो क्या ला रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं उनको करने देता हूँ। और मैं एक मूक दर्शन बना हुआ हूँ, तो मेरी एंजाइटी लेवल बहुत कम है। अगर मैं वो अननेसेसरी उनमें दखल करना शुरू कर दूंगा, उन्होंने सुनना है नहीं, करने अपने मन की है, तो मेरी एंजाइटी और बढ़ेगी। क्या है, और देन आई विल स्टार्ट कंपेयरिंग माय लाइफ विद दिस टाइम, कि हम तो अपने पापा जी के सामने बोलते ही नहीं थे, ये कैसे देखो पलट के जवाब दे देते हैं। तो बहुत सारे हैं जो इंसान अपने आप से, अपनी सोच से एंजाइटी लेवल को कम ला सकता है। नंबर एक, जहाँ एंजाइटी बढ़ाने का काम हो वहां से टेक योरसेल्फ अवे, अपने आप को वहां से दूर कर लो, घर से बाहर निकल जाओ, दूसरे कमरे में चले जाओ, तो आपकी एंजाइटी लेवल और दूसरे की एंजाइटी लेवल अपने आप कम आ जाएगा। पानी लेकर के सिप करना शुरू कर दो। डॉक्टर साहब कहेंगे ये कौन सी थेरेपी बता रहे हैं। पानी लेकर के सिप करना शुरू कर दो, यू विल बी कूल, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, तो आपका एंजाइटी लेवल कम होगा। मतलब ये कि एंजाइटी पर वही चिल्ड्रन विद आईडीडी या एएसडी वाले बच्चे जो हैं, वो उनका सामान, कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, अगर हम उनकी बिना परमिशन के उस सामान को चेंज कर दें, उसका जगह चेंज कर दें, तो एंजाइटी बहुत प्रवोक हो जाती है। तो एंजाइटी को कम करने के लिए इन कंसल्टेशन विद चिल्ड्रन वी शुड चेंज दिस स्पेसेस, चेंज देयर शेड्यूल अगर हम उनका चेंज कर रहे हैं, तो अगर चेंज कर दें, वो 8 बजे ब्रेकफास्ट करता है, हमने 8 बजे की जगह, हमको भी जल्दी जाना होता है, 7:30 बजे शुरू कर दिया, तो 7:30 बजे करने ही वो एंग्शियस हो जाएगा, उसको गुस्सा आ जाएगा, भाई मेरे को क्यों आपने 7:30 बजे खाना दिया, अभी तो आधा घंटा था मेरे खाना खाने में। तो वी हैव टू शेड्यूल, वी हैव टू प्लान, किस तरह से हमको बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाना है, क्योंकि यहाँ पर खासतौर से हम बात कर रहे हैं एंजाइटी बच्चों की, तो मैंने अपना फोकस जरा बच्चों पर रखा है। थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू। एंड नितिन जी, you want to say something, or Abhay ji, you want to say something? Yeah. Okay, thanks for giving me a chance. I think Mesh sir is also present, and I have right now in my mind that this OCD, regarding OCD, I asked question that is CBD is better for OCD. So I just would like to have further on that, think that if someone is using CBD for OCD, how much मतलब कितनी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए CBD से? पर्सनली जो है, मैं अपनी तरफ से, मुझे ये लगता है साइकेट्रिस्ट तो इसमें कुछ नहीं कर पाते OCD में, जितने भी हों, जितनी मोटी मोटी किताबें हों, चाहे मैंने जहां जहां देखा है। और बाकी बात आ जाती है, वो रिकमेंड हैं जो CBD प्रोवाइड करते हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट। तो मेडिसिन्स जो भी होती हैं, फ्लूऑक्सिन होगी, मेडिसिन्स जो भी हैं, वो तो लेनी चाहिए पूरी जिंदगी OCD के केस में। प्लस CBD का जो है वो कितना रोल होगा, ये मेरा कहना है। Sure. And Nitin, I'll tell you, sir, he is a good volunteer for Manovikas. He's working in NASCOM, and he is very much good supportive. Yeah. तो ऐसा भी करेंगे, फिर कभी रूबरू या 1-to-1 में बात भी कर लेंगे। लेकिन तो आपने सवाल उठाए हैं बहुत वाजिब, उसके संक्षेप में पावर पॉइंट में जवाब दे दूं जी। OCD में CBT बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव। I know this. Number 2, Yeah, absolutely. CBT alone can be effective in many cases. Number 3, OCD में और करीब करीब हर मानसिक और शारीरिक बीमारी में मेडिकल ट्रीटमेंट और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दोनों जॉइंटली हैज मच बेटर इफेक्ट देन एनीवन अलोन। सो जैसे आपने कहा, फ्लोक्सेमाइन या फ्लोक्सेटिन लाइफ टाइम लेनी है, उसके साथ CBT भी कराएं जरूर। कंबाइंड इफेक्ट इज ऑलवेज बेटर देन अलोन। ग्रेट।
So Sir, Abhay thank you. Dubey ji, you want to say something? Yeah, please. Yes. Please. नमस्कार जी। नमस्कार। साहब, डॉक्टर देसाई जी ने जो चिंता, तनाव और उदासी के बारे में आज ज्ञान दिया और उससे स्वस्थ सोच के बारे में जो बात कही वो बड़ी फ्रूटफुल रही। और ये आज पहली बार अनुभव हुआ कि इन चीजों में व्याप्त होने से शायद स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। तो अपन को अपना स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इन चीजों से दूर रहना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हम इन बच्चों के पेरेंट्स हैं तो कुछ चिंताएं तो रहती हैं, लेकिन अपने को पहले नंबर स्वस्थ रखना है, क्योंकि बच्चे को भी देखना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। और मनोचिकित्सक होने के नाते आपसे हम यह उम्मीद करते हैं कि और कुछ हमको इस तरह के कुछ सुझाव दें जिससे कि हम लोग कुछ अपने आप को दूर कर सकें इन चिंताओं से। थैंक यू। दुबे साहब गलना करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। So it is my privilege to extend my heartfelt thanks to on this 29th episode of Mashwara on behalf of Mashwara team and Manovikas family and entire fraternity of Manovikas. First of all, I extend my most sincere thanks to Almighty God. और and ये एक एंजाइटी रिलीविंग फैक्टर है। yes, बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि ये जो एपिसोड दूसरे में डाल दो, दूसरे में डाल दो। ये एपिसोड थोड़ा सा एंजाइटी दिया था मुझे लेकिन वो अब खत्म हो गया है। Yeah, so on my own behalf, I extend very heartily thanks to our expert and our mentor, our guide, Dr. Nimesh Desai sir, for sparing the time in his busiest schedule and to talk and gracing today's Mashwara. Thank you, sir. It was very informative, very elaborative. मैं तो बहुत चीज सीखा हूँ in my personal level. I can say it was very great session, sir. पता नहीं तनाव में जो सेशंस होता है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। हाँ, करेक्ट। ये भी हो सकता है। तो वो उसका रिजल्ट जो है कि आज हमें देखने के लिए मिला। allow me Alok to interrupt. Sorry, आपने जो बात कही वो बहुत कनेक्टेड है एंग्जाइटी से। ग्रेट। भाई किसी मुद्दे के बारे में या किसी इवेंट के बारे में बहुत सारी एंग्जाइटी और प्लानिंग करोगे तो वो जरूरी नहीं कि अच्छा होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है, ये यहाँ सच नहीं है। जैसे आपने कहा और हम सब जानते हैं हमारे सामाजिक और निजी अनुभव से कि बहुत बारी जो स्पॉन्टेनियस या इम्प्रॉम्प्टू चीजें हैं वो बहुत अच्छी हो जाती है। ग्रेट। तो उसको एंग्जाइटी से जोड़े। एंग्जाइटी से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। One more. Yeah, great. My father used to say unplanned is better than planned. Yes, right. Perfect. So many times. Yeah. Great. So nice. Not always. So wonderful. Wonderful Madhuji and Roma ma'am and other speakers who came and graced that important work they have shared with us and findings, their opinion and all these things they shared with us. So thank you all. I must mention here the deepest sense of appreciation to Gupta sir Yes. for coming, gracing and talking in each Mashwara and giving us the guide. So big thanks to you, sir.